1361 राजधानी में तूफान 4। तुम जा सकते हो, उस पर ध्यान रखना। तीसरे राजकुमार ने अपनी आंखें बंद कर ली। लिu किंग चुप रहा और झुककर चला गया। रईस ने अपनी आंखें फिर से खोली। उसकी नजर तेज हो गई, उसके हाथ में जो दस्तावेज था, वह सुनहरे प्रकाश के गोले में समा गया। वह राख में बदल गया और गायब हो गया। अल्पविराम। विस्मयादिबोधक चिन्ह। शाही उद्यान में एक लंबा और पतला युवक, जो लंबे सफेद गाउन में था, दुर्लभ पौधों और फूलों को पानी के डिब्बे से पानी दे रहा था। वह युवक बहुत ही सुंदर था और तीसरे राजकुमार से कुछ हद तक मिलता जुलता था। दोनों में ही एक महान आभा थी, लेकिन पहले वाला सौम्य और शांत था। वह उतना ठंडा और अभिमानी नहीं था। उसके पीछे एक खूबसूरत युवती खड़ी थी। वह सफेद हंस की तरह सुंदर और आकर्षक दिख रही थी। उसने एक लंबी बैंगनी पोशाक पहनी थी जो उसके संपूर्ण शरीर को उभार रही थी। उसका करिश्मा निर्विवाद था, कोई भी पुरुष उसकी उपस्थिति से मंत्रमुग्ध हो जाता। दूसरा राजकुमार। एक व्यक्ति जल्दी में प्रकट हुआ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह युवक दूसरा राजकुमार था। वह मुस्कुराता हुआ झोउ जिंगटियन की ओर देखने लगा। जिंगटियन, इतनी जल्दी क्यों? झोउ जिंगटियन, जब तुम दूसरे राजकुमार से मिलो तो अपने शिष्टाचार का ध्यान रखना, युवती ने भौहें सिकुड़ते हुए डांटा। राजकुमार ने हाथ हिलाते हुए कहा, सब ठीक है। हाँ हाँ। झोउ जिंगटियन ने ठहाका लगाया। उसने रिपोर्ट युवा रईस को सौंपने से पहले महिला को गर्व से देखा। महाराज, जल्दी से इस रिपोर्ट पर एक नजर डालिए। ये बैरन वांग टेंग के बारे में जानकारी है जिस पर आपने मुझे ध्यान देने के लिए कहा था। लगता है कोई बड़ी खबर है। रईस ने पानी का डिब्बा महिला को थमा दिया और रिपोर्ट ले ली। फिर उसने उसे दिलचस्पी से पढ़ा। वह जितना अधिक पढ़ता गया, उसकी मुस्कान उतनी ही कम होती गई। वह चकित था। क्या ये वही वांग टेंग है जिसने दूसरे राजकुमार के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था? युवती नाखुश लग रही थी। हाँ, यही है। झोउ जिंगटियन ने सिर हिलाया। वह सोच रहा था कि जब उस घमंडी युवती को युवा नायक की उपलब्धियों के बारे में पता चलेगा तो उसका चेहरा कैसा होगा। उसके मन में राजकुमार के बारे में बहुत बुरा विचार था क्योंकि उसने दूसरे राजकुमार के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। झोउ जिंगटियन एक अच्छे शो का इंतजार कर रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह तो बस एक बैरन है। महामहिम को परेशान करने की क्या जरूरत है? युवती ने नाक भांज सिकोड़ी। किंगी, इस बार तुम गलत हो सकती हो। राजकुमार ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। महाराज, आपका क्या मतलब है? लिन किंगई आश्चर्यचकित थी। देखो, रईस बगीचे में एक पत्थर के स्टूल पर बैठ गया और महिला को रिपोर्ट दे दी। लिन किंगई हैरान थी। उसने रिपोर्ट की सामग्री को ध्यान से पढ़ा और उसकी अभिव्यक्ति रुक गई। ये तो असंभव है, कुछ सेकंड बाद उसने अविश्वास में कहा। ऐसा ही है। झोउ जिंगटियन ने ठहाका लगाया। एट नोबल एट। उन्हें वांग टेंग से बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, इसलिए जब वांग टेंग ने वह योग्यता हासिल की तो वे आश्चर्यचकित तो हुए, लेकिन खुश भी हुए। लिन किंगई की घबराहट भरी अभिव्यक्ति को देखकर उसे और भी अधिक तरोताजा महसूस हुआ। तुमने ये जानबूझकर किया, है ना? लिन किंगई ने उसे घूर कर देखा। हा हा हा। झोउ जिंगटियन जोर से हंसा। दूसरे राजकुमार ने मुस्कुराकर हाथ हिलाया, ठीक है, ठीक है। फिर उसने खेद के साथ कहा, वांग टेंग प्रभावशाली है, लेकिन मेरी पेशकश इतनी अच्छी नहीं है कि मैं ऐसी प्रतिभा को पा सकूं। महाराज, आप उसके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, आपकी हैसियत उससे कहीं ज्यादा है। हो सकता है कि उसने कुछ उपलब्धियां हासिल की हों, लेकिन वह आपके प्रयास के लायक नहीं है, लिन किंगई ने जल्दी में कहा। झोउ जिंगटियन ने अपना मुंह खोला लेकिन अंत में बोलने से मना कर दिया। एक राजकुमार के दृष्टिकोण से वांग टेंग की स्थिति वास्तव में बहुत कम थी। उसे केवल तभी एक सच्ची प्रतिभा के रूप में देखा जाएगा जब वह एक शाश्वत मंच मार्शल योद्धा बन जाएगा। दुनिया में बहुत सारी प्रतिभाएं थीं। दिनों के आराम और स्वास्थ्य लाभ के बाद गंभीर रूप से घायल हुए कई लोग ठीक हो गए थे और अब उनकी जान को कोई खतरा नहीं था। वांग टेंग ने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उनकी हल्की बारिश अद्भुत थी, मात्रा और गुणवत्ता दोनों के मामले में। जिन लोगों ने इसे देखा, उन्होंने उसे अंगूठा दिखाया। अब सैन्य शिविर में एक नानी के बारे में एक किंवदंती थी। बेशक ये सब एक मजाक था, ये सिर्फ एक संकेत था कि हर कोई युवा नायक के करीब था। अफवाहें सुनकर वांग टेंग का चेहरा काला पड़ गया। उसे थकान महसूस हुई, ऐसा लगा कि उसका उपनाम जीवन भर उसके साथ रहेगा। मोइरा ने अपना मुंह ढक लिया और हंस पड़ी। युवा नायक ने कुछ दिन पहले जुआनयांग आत्मा पुनर्स्थापना गोली बनाने के लिए कुछ समय लिया था और उसे बचाया था। वांग टेंग ने उसे समय पर पा लिया था, इसलिए शैतानी दिमाग ने उसकी आत्मा को बहुत ज्यादा नहीं चूसा था। उसकी चोट डीक्यू की तुलना में कम थी और वह जल्दी ठीक हो गई। अपराजय कर्नल वांग टेंग का उपनाम नानी है।
कितना विपरीत है। मोइरा हंसी। चले जाओ। युवक क्रोधित और निराश था। ठीक है, बुरा मत मानो। ये सिर्फ एक उपनाम है, मोइरा ने उसे सांत्वना दी। मैं तुम्हें एक क्यों नहीं देता? वांग टेंग ने मोइरा की छाती को घूर कर देखा। पफट। मोइरा ने नाक सिकोड़ी। वह उसकी निगाहें बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने जल्दी से विषय बदल दिया। मैं तुम्हें व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देने आई हूं। कुछ नहीं। वांग टेंग ने हाथ हिलाकर मना कर दिया। वह उसके जवाब से स्तब्ध रह गई, इसलिए उसने गुस्से से कहा, मेरा जीवन कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि आप मुझे अपमानित कर रहे हैं। वांग टेंग ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, तुम्हें बचाना तो बहुत आसान था। मोइरा। हे, तुम्हें कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी, उसने धीरे से कहा। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हो? वांग टेंग ने उसे धक्का दिया। इस बारे में ज्यादा मत सोचो, उसने अपने लंबे बालों में कंघी करते हुए शांत स्वर में जवाब दिया। यह अच्छी बात है। मैं एक बेहतरीन आदमी हूं और बहुत सी महिलाएं मुझसे प्यार करती हैं, मैं दूसरा नहीं पा सकता। वांग टेंग ने आह भरी। मोइरा, इस आदमी का दिल तो कूड़े से बना होगा। कितना असंवेदनशील। उसे शांत होने के लिए कुछ गहरी सांसें लेनी पड़ी। फिर उसने वांग टेंग को कुछ दिया। यह मेरी ओर से आपके लिए उपहार है। यह क्या है? एक छोटी सी शाखा। वांग टेंग ने दिलचस्पी से उस वस्तु को देखा। फिर उसने चौंकते हुए कहा, इसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में प्रकाश बल है। मोइरा ने कहा, लाइट वेलवेट प्लेनेट से मेरी दोस्त ने मुझे ये दिया है। अगर भविष्य में तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम उससे मिल सकती हो। वांग टेंग ने अपनी भौहें उठाई। यह आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। क्या आप वाकई इसे मुझे देना चाहते हैं? मैं जा रही हूं। मोइरा ने हाथ हिलाया और चली गई। वांग टेंग ने उसे जाते हुए देखा और अपना सिर हिलाया। थप्पड़। किसी ने अचानक उसके कंधे पर थपथपाया और चिढ़ाते हुए कहा, देखना बंद करो, वह तो पहले ही जा चुकी है। मुझे पता था कि तुम वहां छिपे हुए हो। वांग टेंग ने मुड़कर डीक्वी को देखा, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आप अपनी आध्यात्मिक शक्ति पूरे बेस पर भेजते हैं। डीक्यू भी इसी तरह हैरान रह गया। वांग टेंग ने उस छोटी शाखा को एक छोटे जेड बॉक्स में रख दिया। कोई भी बहुत सावधान नहीं रह सकता। डी क्वी ने कंधे उचकाकर पूछा, वैसे अगर तुम वेबलेन की शिष्या के साथ डेटिंग करना शुरू कर दोगे तो मेरी चचेरी बहन के साथ क्या होगा? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारे चचेरे भाई के बारे में क्या? वांग टेंग का चेहरा काला पड़ गया। उसने जल्दी से कहा, मेरे और तुम्हारे चचेरे भाई के बीच कुछ भी नहीं चल रहा है। क्या तुम मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो? इसके अलावा मेरे और मोइरा के बीच कुछ भी नहीं है। उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल मत करो। टस्क, मैंने सब कुछ देख लिया। डी ची ने मुंह बनाया और हंसी। तुमने क्या देखा? वांग टेंग की आंखों में एक खतरनाक चमक उभरी। उसने मुस्कुराते हुए दूसरे की ओर देखा। खांसी। कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। डी क्यू ने तुरंत अपना सुर बदल दिया। यह आदमी बहुत शक्तिशाली है। मैं उसे नाराज नहीं कर सकता। अपने डरपोक चेहरे को देखो। वांग टेंग ने अपनी आंखें घुमाई। अपने चचेरे भाई और मेरे बारे में मजाक मत करो। अगर तुम्हारे परिवार को पता चल गया और बाद में वे मुझे अपना दामाद बनाना चाहते हैं तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा। डी क्वी उसे अंगूठा दिखाना चाहती थी। उसने कभी इतनी मोटी चमड़ी वाला व्यक्ति नहीं देखा था। डोंग। तभी बेस में लगी घड़ी की घंटी बजी। वांग टेंग और डी क्यू गंभीर हो गए। चलो चलें। वांग टेंग बाहर चला गया। डी क्यू ने सिर हिलाया और पीछे पीछे चला गया। दोनों सैनिक अड्डे के पीछे एक इमारत में पहुंचे। ये जगह साधारण थी, लेकिन ऊंची थी और एक गरिमामय वातावरण देती थी। उक्त इमारत के सामने एक विशाल पत्थर की पट्टिका बनाई गई थी, जिस पर नाम खुदे हुए थे। ऐसे अनगिनत नाम थे। वांग टेंग ने जब ये देखा तो उसकी आंखें झपकने लगी। वह भावुक होने लगा। अनगिनत योद्धा चारों दिशाओं से दौड़े चले आ रहे थे। वे चुपचाप चलते हुए इमारत के सामने चौक में खड़े हो गए। उनमें से किसी ने भी कोई आवाज नहीं की। ध्यान से देखने पर पता चला कि सभी सैनिक अपनी सैन्य पोशाक पहने हुए थे। उनके कंधों पर बंधा एक सफेद कपड़ा बहुत ही आकर्षक लग रहा था। वांग टेंग और डीक्यूई कोई अपवाद नहीं थे। अधिकाधिक लोग आने लगे। प्लाजा खचाखच भरा हुआ था। हालांकि वहां अजीब तरह से शांति थी। मौन। हर किसी की आंखों में केवल सन्नाटा और गहरा दुख था। कुछ लोगों के शरीर पर अभी भी पट्टियां बंधी हुई थीं, क्योंकि वे अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए थे, लेकिन वे भी चुपचाप खड़े थे। अचानक धूसर आकाश से हल्की वर्षा हुई। ऐसा लगा जैसे स्वर्ग भी उस वातावरण से प्रभावित हो गया हो। दूर से व्यवस्थित कदमों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। रास्ता साफ हो गया था। सैनिक पोशाक पहने योद्धा काले लकड़ी के ताबूत लेकर आगे बढ़ रहे थे।
जनरल कैमरून सबसे आगे थे। स्वूश। चौक में उपस्थित मार्शल योद्धाओं ने सीधे खड़े होकर सलामी दी। ताबूत उठाने वाले लोग सबकी निगाहों के सामने इमारत में दाखिल हुए। जैसे ही घड़ी की घंटी बजी, एक दुखद और गंभीर आवाज इमारत से आए और हवा में गूंज उठी। हमारे नायकों के लिए आपकी आत्मा जीवित रहेगी। वह हीरो हॉल था। हर रक्षा गृह पर ऐसी एक इमारत होती थी। शहीद योद्धाओं की लाशें या उनका सामान वहां दफनाया जाता था ताकि वे शांति से आराम कर सकें। जहां भी उनकी मृत्यु हुई, उन्हें वहीं दफना दिया गया। यह उनके मृत नायकों के प्रति सम्मान का सर्वोच्च स्तर था। यह उनका घर था। वांग टेंग अचंभित रह गया। उसने ऊपर देखा और महसूस किया कि एक अदृश्य शक्ति इमारत के ऊपर घूम रही है, जो उन सभी नायकों की आत्माओं के समान थी। अल्पविराम। मृतक तो चले गए, लेकिन जीवित लोगों को आगे बढ़ना था। अगले दिन सभी ने अपनी उदासी को भुलाकर अपने कठोर पक्ष को अपना लिया। वे अपना सामान्य व्यवहार फिर से शुरू कर दिया और दृढ़ता से युद्ध योद्धा के मार्ग पर चल पड़े। एक अन्य मामले ने सभी की भावनाओं और उत्साह को प्रज्वलित कर दिया। राष्ट्रीय सैन्य पदक रक्षा गृह संख्या 29 को जल्द ही एक प्राप्त होगा। जब ये खबर सामने आई तो बहुत हंगामा हुआ। हर जगह इसकी चर्चा हुई और कई दिनों तक यह मुद्दा गर्म रहा। ऐसी मान्यता एक बहुत बड़ा सम्मान था। कई लोगों ने इसे स्वयं को प्रेरित करने के लिए ईंधन के रूप में लिया। हालांकि यह अत्यंत दुर्लभ था। पिछले कुछ सालों में केवल मुट्ठी भर मार्शल योद्धा ही पदक पाने में कामयाब रहे हैं। यहां तक कि डिफेंस प्लेनेट नंबर 29 पर दसियों सालों से रह रहे पुराने मार्शल योद्धाओं को भी अभी तक पदक नहीं मिला था। और फिर भी उनके ग्रह पर तैनात किसी व्यक्ति को यह प्राप्त होने वाला था। यह उन सभी के लिए बहुत बड़ा सम्मान था। भविष्य में अन्य लोग कहेंगे, देखो, वे रक्षा गृह नंबर 29 से हैं। उन्हें हाल ही में राष्ट्रीय सैन्य पदक मिला है। यही कारण था कि हर कोई उत्साहित था। हर कोई यह भी अनुमान लगा रहा था कि प्राप्तकर्ता कौन होगा। उन्होंने अनियोजित समकालिकता में अपना ध्यान एक व्यक्ति की ओर लगाया। वांग टेंग। जनरल कैमरून ने कुछ दिन पहले ही वांग टेंग के योगदानों को पढ़कर सुनाया था, इसलिए सभी को इसकी जानकारी थी। सभी का अनुमान था कि युवा कर्नल को ही पदक मिलेगा। उनका योगदान असाधारण था। हालांकि किसी ने नहीं सोचा था कि उन्हें ये पुरस्कार मिल सकता है, क्योंकि यह अत्यंत दुर्लभ था। यहां तक कि जनरल कैमरन भी इसे प्राप्त नहीं कर सके। लेकिन अब सभी को यकीन था कि यह वही होगा। वांग टेंग के अलावा किसी ने भी आवश्यकताएं पूरी नहीं की। डीक्यू ने जब ये समाचार सुना तो वह तुरंत युवा नायक को खोजने के लिए दौड़ा। उसे बहुत ईर्ष्या हो रही थी। एट नोबलबन एट, तुम्हें मुझे कुछ खिलाना ही होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो यह अनुचित होगा। उसका चेहरा लाल था, जिससे पता चल रहा था कि उसे कितनी जलन हो रही है। वह खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था। ये राष्ट्रीय सैन्य पदक था। कितना बड़ा सम्मान है। वह एक कुलीन परिवार से थे, फिर भी वह पदक के आकर्षण का विरोध नहीं कर सके। यदि उन्हें ही यह सम्मान प्राप्त होता तो युवा पीढ़ी का कोई भी महान साथी उनसे आगे नहीं निकल पाता। उसकी स्थिति और पहचान बाकी लोगों से एक पायदान ऊपर होगी। अफसोस, पदक से उसका कोई लेना देना नहीं था। वह तो बस इसके बारे में सपना ही देख सकता था। यह सिर्फ एक राष्ट्रीय सैन्य पदक है। तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? शांत हो जाओ, वांग टेंग ने उदासीनता से उत्तर दिया। उन्हें पहले ही अधिसूचना मिल चुकी थी और वे जानते थे कि उन्हें ही पुरस्कार मिलेगा, इसलिए वे शांतिपूर्वक इस पर गर्व कर सकते थे। यदि ऐसा ना होता तो वह एक मजाक बनकर रह जाता। डीक्यू की अभिव्यक्ति जम गई। उसने वांग टेंग को कड़वाहट से देखा। यह आदमी मुझे जानबूझकर फंसा रहा है। यह बहुत गुस्सा दिलाने वाली बात है। क्या उसे पिटाई का डर नहीं है? वांग टेंग ने उपेक्षापूर्ण हाथ हिलाया और उदारता से कहा, खैर, मैं तुम्हें कुछ खिला सकता हूं, बस मुझे बताओ कि तुम क्या खाना चाहते हो। किसी कारण से आपका जवाब मुझे खुश नहीं करता। डी क्वी ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। ईर्ष्या से तुम केवल अपना आपा खो दोगे। वांग टेंग ने उसका कंधा थपथपाया। चले जाओ, डी क्वी गुस्से से बोली। हा हा हा। वांग टेंग जोर से हंस पड़ा। वैसे क्या तुम सच में मेरी चचेरी बहन पर विचार नहीं करना चाहते? मुझे लगता है कि वह तुम्हें पसंद करती है। उसके माता पिता मुझसे तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। लगता है कि तुमने उनकी नजरें अपनी ओर खींच ली हैं। डी क्वी ने वांग टेंग की ओर आंख मारी। अरे, ओलिविया के माता पिता इस खेल में क्यों शामिल हो रहे हैं? वांग टेंग को झटका लगा। अगर वे उसे शादी के लिए मजबूर करें तो यह मजेदार होगा। हा, तुम बहुत शानदार हो। उनका आप में दिलचस्पी लेना सामान्य बात है। डी क्यू हंसा। बिल्कुल नहीं, मैं तो एक छोटा सा बैरन हूँ, ग्रैंड ड्यूक के परिवार में शामिल होने के लायक नहीं हूँ, वांग टेंग ने जल्दी से जवाब दिया। मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। डी ची ने युवा नायक के कंधे पर थपथपाया।
फिर उसे उस लड़के को चिढ़ाने में सक्षम होने पर गर्व महसूस हुआ। उसे अभी तक यह एहसास नहीं हुआ था कि उसे अपने चचेरे भाई को बेचने की कीमत चुकानी पड़ सकती है। उनकी आत्मा जीवित रहेगी। साम्राज्य का स्तंभ 3। डीक्यू ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने छोटे चचेरे भाई को बेचने का साहस किया। बहुतों की उत्सुकता के बीच सुबह हुई। पूरे बेस में एक घोषणा गूंज उठी। सभी मार्शल योद्धा कृपया चौक में इकट्ठा हो। वांग टेंग ने अपना नाश्ता खत्म किया और डीक्यू, पेगी, वेई टोंग और अन्य लोगों के साथ प्लाजा में चले गए। वे टाइगर स्ट्राइक फोर्स के सामने खड़े थे, हर कोई सैन्य पोशाक में था, सीधे खड़ा था। दूसरे मार्शल योद्धा आ गए। रेजिंग बियर और रेड स्कॉर्पियन कुछ ही दूर थे। दो कमांडरों बर्कले और हॉस ने वांग टेंग को ईर्ष्या भरी नजरों से देखा। सेना में होने के कारण वे राष्ट्रीय सैन्य पदक के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सके। अतीत में उन्हें लगता था कि एक बार हारने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वे भविष्य में जीत सकते हैं। उन्हें अभी भी और मौके मिलेंगे। एट नोबल बन एट। अंत में मौका आने से पहले ही वांग टेंग ने उन्हें पीछे छोड़ दिया। उन्हें सर्वोच्च सम्मान राष्ट्रीय सैन्य पदक प्राप्त था। उनकी तुलना उनसे कैसे की जा सकती थी? भले ही उन्होंने कड़ी मेहनत की हो और भविष्य में उन्हें ये प्राप्त हुआ हो, लेकिन बहुत संभव है कि ऐसा कई वर्षों बाद होगा। एक क्षण के लिए उन्हें दुख महसूस हुआ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। टाइगर स्ट्राइक फोर्स का कमांडर एक राक्षस था। वे मन ही मन विलाप करने लगे। अन्य योद्धा भी वांग टेंग की ओर देख रहे थे। उनकी निगाहों में ईर्ष्या और सम्मान स्पष्ट था। चौक पर अधिकाधिक लोग एकत्र होने लगे। तभी जनरल आ गए। वे इस कार्यक्रम में कैसे शामिल नहीं हो सकते थे? जनरल कैमरून प्लाजा के सामने मंच पर खड़े होकर चिल्लाए, सैनिकों, आइए मुख्यालय से जनरल फू जिंगलान का स्वागत करें। जनरल फू जिंगलान। कई लोग आश्चर्य से अचंभित रह गए। वह सेना के एक प्रसिद्ध जनरल थे, जिन्होंने रक्षा क्षेत्र में महान योगदान दिया था और राष्ट्रीय सैन्य पदक के भी धारक थे। इसके अलावा वह हमेशा मंच पर योद्धा रहे। हालांकि कुछ बलपूर्वक सफलता प्राप्त करने के बाद उन्होंने पद छोड़ दिया और शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से दिखाई देते थे। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि इतने प्रसिद्ध जनरल व्यक्तिगत रूप से वांग टेंग को राष्ट्रीय सैन्य पदक प्रदान करेंगे। जब उन्होंने कुछ चर्चाएं सुनी तो उनकी भौहें तन गईं। वे भी उतने ही स्तब्ध थे। जनरल फू जिंगलान आपको राष्ट्रीय सैन्य पदक प्रदान करेंगे। यह एक बड़ा सम्मान है, डीक्यू ने सम्मानपूर्वक कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सबकी उत्सुकता और उत्साहित निगाहों के बीच जनरल कैमरून के पास एक व्यक्ति धीरे धीरे आता हुआ दिखाई दिया। वह एक करिश्माई मध्यम आयु वर्ग का आदमी था। वह सुंदर नहीं था, थोड़ा सा साधारण सा भी लग रहा था, लेकिन उसका आभामंडल असाधारण था। उसके सफेद लंबे बाल उसके कंधों पर बिखरे हुए थे, उसकी आंखें शांत और गहरी थीं। ये जनरल फू जिंगलान है। वांग टेंग आश्चर्यचकित था। वह अपनी असली आंख से सीनियर के शरीर से आने वाली अपार शक्ति और उसकी चमक को देख सकता था। वह बाई शानहो के बराबर था। वह भी एक शक्तिशाली मार्शल योद्धा था। फू जिंगलान ने वांग टेंग की नजर को महसूस किया और नीचे देखा। उसने अपनी शांत निगाह से युवक की आंखों में देखा। हालांकि उसने तुरंत अपनी नजर दूसरी ओर घुमा ली। यह एक त्वरित कार्रवाई थी, लेकिन वांग टेंग अभी भी सदमे में था। क्या मुझे खोजा गया था? नहीं, दूसरे पक्ष ने केवल उसकी निगाहें देखी। राउंड बॉल का विस्मय वांग टेंग के मन में गूंज उठा। वांग टेंग, ये जनरल फू जिंगलान प्रभावशाली है। वांग टेंग ने गहरी सांस ली और जिज्ञासा से पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? जनरल की उपलब्धियां पौराणिक हैं। शाश्वत अवस्था में पहुंचने से पहले ही उन्होंने अंधेरे प्रेतों के विरुद्ध कई युद्ध जीत लिए थे। उन्हें शायद ही कभी हार का सामना करना पड़ा हो और उन्हें युद्ध का देवता माना जाता था। उनके सैन्य कारनामे असाधारण थे और इसके लिए उन्हें राष्ट्रीय सैन्य पदक से सम्मानित किया गया। उस समय वह स्वर्ग में थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। किसी को नहीं पता था कि ब्रह्मांड स्तर तक पहुंचने तक उसने कितनी लड़ाइयां जीत ली थीं। जब वह शाश्वत अवस्था तक पहुंचा तो अफवाहें फैल गईं कि उसने कई शैतानों को मार डाला है और अंधेरे प्रेत उससे बहुत डरते हैं। राउंड बॉल ने जनरल फू जिंगलान के बारे में बहुत सारी जानकारी वांग टेंग को भेज दी। हे भगवान, वांग टेंग ने सीधे गाली दी। उसने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, क्या वह कीड़ा है? आप ऐसा कह सकते हैं। वह मूल रूप से अपने युग के व्यक्ति थे। राउंड बॉल ने आगे कहा, सेना और महान कियान साम्राज्य में उनका उच्च स्थान है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह आपको पदक प्रदान करेंगे। वांग टेंग ने सिर हिलाया। वह आश्चर्यचकित था और स्थिति पर गर्व महसूस कर रहा था। यह सचमुच एक बड़ा सम्मान था कि उस जनरल ने समारोह में भाग लिया। जनरल फू जिंगलान ने सभी की ओर देखा और सलामी दी। मैं रक्षा गृह संख्या 29 पर वापस आकर खुश हूं। फिर उन्होंने कहा, मैंने पहले भी यहां लड़ाई लड़ी है, वापस आकर मैं भावुक हो गया हूं।
बेशक, मैं आप सभी को देखकर खुश हूँ। आप लोगों में एक अलग ही उत्साह है। यहाँ आने से पहले मैं सोच रहा था कि अंधेरे प्रेतों को हराने वाली सेना कैसी दिखती होगी। किस तरह की सेना इतनी बड़ी जीत हासिल करने में सक्षम है। जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे समझ आ गया। यह एक कठोर और उग्र सेना है। विजय प्राप्त करना कोई संयोग नहीं है। आपने मुझे गर्व महसूस कराया। नीचे खड़े योद्धाओं में हलचल मच गई। वे सभी बहुत प्रसन्न थे। जनरल फू जिंगलान की प्रशंसा प्राप्त करना बड़ी प्रतिष्ठा का कारण था। हर कोई जानता था कि वरिष्ठ विशेषज्ञ हमेशा वही कहते थे जो वे कहते थे। वे कभी भी विनम्र शब्द नहीं बोलते थे। वे लोग सिर्फ पदक वितरण समारोह में ही शामिल हुए थे, लेकिन उन्हें जनरल फू जिंगलान की प्रशंसा भी मिली। यह एक सुखद आश्चर्य था। प्रसिद्ध पावरहाउस ने अपना हाथ नीचे कर लिया और सारा शोर गायब हो गया। फिर उन्होंने भीड़ को संबोधित करने के लिए अपना मुंह खोला। कर्नल वांग टेंग, कृपया मंच पर आइए। जनरल फू जिंगलान सीधे साधे थे। उनकी नजर वांग टेंग पर पड़ी। तुरंत ही सभी की निगाहें दूसरे पर टिक गईं। विस्मयादिबोधक चिन्ह, जैसी कि उम्मीद थी, ये वही है। उनके मन में चल रहे अटकलें उस पल सच साबित हो गईं। जब उन्होंने अपनी नजरें वांग टेंग पर टिकाईं तो उनके चेहरों पर ईर्ष्या और प्रशंसा के भाव उभर आए। वांग टेंग शांत और संयमित भाव से मंच पर आए। जनरल फू जिंगलान ने अपने सामने बैठे युवक को संतोष से देखा और धीमी आवाज में बोला, कर्नल वांग टेंग, इस युद्ध के दौरान आपके कारनामे असाधारण थे। सेना और महान कियान साम्राज्य की ओर से मैं आपको राष्ट्रीय सैन्य पदक से सम्मानित करता हूं। यह पदक साम्राज्य के स्तंभ का प्रतिनिधित्व करता है। मुझे उम्मीद है कि आप अपने सिद्धांतों पर अडिग रहेंगे और अपनी युद्ध भावना को कभी नहीं भूलेंगे। आप फले फूले, सभी मार्शल आर्ट फले फूले। हाँ, वांग टेंग ने सलाम किया और ऊंची आवाज में जवाब दिया। अगले ही पल जनरल फू शिंगलान के हाथ में एक शानदार जेड बॉक्स दिखाई दिया। उन्होंने इसे खोला और वहां मौजूद सभी लोगों को एक स्वर्ण पदक दिखाया। हर किसी की नजरें पदक देखने पर लगी हुई थीं। ऐसा लग रहा था कि यह कोई दुर्लभ खजाना है। महान सेनापति ने स्वर्ण पदक निकाला और उसे वांग टेंग की छाती पर लगा दिया। फिर उन्होंने दृढ़ता से युवक के कंधे को थपथपाया और सलामी दी। कोई शब्द नहीं बोले गए, लेकिन जनरल की उम्मीदों को वह समझ सकता था। उसके कंधों पर एक अतिरिक्त बोझ आ गया। उसने अपना सिर नीचे झुकाया और देखा कि उसकी छाती पर लटकता हुआ स्वर्ण पदक धीरे धीरे चमक रहा था। यह देखने में बहुत ही आकर्षक और असाधारण था। तो यह है राष्ट्रीय सैन्य पदक, एट नोबल एट। यह मान्यता मृत्यु छूट के प्रतीक के समान थी। यह सैन्य समर्थन और महान कियान साम्राज्य के संरक्षण का प्रतिनिधित्व करता था। हालांकि वांग टेंग को एहसास हुआ कि वह उतना उत्साहित नहीं था जितना उसने सोचा था। कई दौर की लड़ाइयों के बाद उसे पता चला कि उसकी अपनी क्षमता ही हर चीज की नींव है। अगर वह शाश्वत अवस्था तक पहुंचने में कामयाब हो गया, तो पूरे महान कियान साम्राज्य में कोई भी उसे धमकी नहीं दे पाएगा। जनरल फू जिंगलान ने अचानक कहा, कर्नल वांग टेंग, मैं लीग ऑफ टैलेंट्स में आपके प्रदर्शन का इंतजार कर रहा हूं। वांग टेंग ने पलकें झपकाईं। जनरल को वास्तव में पता था कि वह भाग लेने जा रहा है। ऐसा लग रहा था कि जनरल कैमरून ने अपने उच्च अधिकारियों को अपनी योजना के बारे में बता दिया था। मैं कड़ी मेहनत करूंगा, वांग टेंग ने जवाब दिया। जनरल फू जिंगलान ने आगे कहा, अच्छा, आप सेना का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसलिए पूरी सेना आपका समर्थन करने के लिए मौजूद है। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, वांग टेंग की आंखें चमक उठी। अचानक ही लोगों ने उनका समर्थन करना शुरू कर दिया। लीग ऑफ टैलेंट्स में भाग लेने वाले ज्यादातर प्रतिभावान लोग शक्तिशाली पृष्ठभूमि से आते हैं, गंदी चालों की उम्मीद की जा सकती है। हालांकि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि सेना उसका समर्थन करेगी। बेशक वह वास्तव में चिंतित नहीं था, लेकिन परेशानी कम होना हमेशा अच्छी बात थी। आगे बढ़ो। जनरल फू जिंगलान ने सिर हिलाया। वह धीरे धीरे फीका पड़ गया और फिर चुपचाप गायब हो गया। कई योद्धाओं की इच्छा थी कि वे उसे कुछ और सेकंड के लिए देख सकें। कर्नल वांग टेंग, बधाई हो। जनरल कैमरून मुस्कुराए। मेरा ख्याल रखने के लिए धन्यवाद, वांग टेंग ने कृतज्ञतापूर्वक उत्तर दिया। वह जानता था कि जनरल और उसके गुट की मदद के बिना उसे यह पदक इतनी आसानी से नहीं मिल पाता। ठीक है, इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। जनरल कैमरून ने हाथ हिलाया और मुस्कुराया। आगे बढ़ो और इस गौरव का आनंद लो। वांग टेंग ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। जनरल ने उसे चिढ़ाना सीख लिया था। समारोह समाप्त हो चुका था, लेकिन उपस्थित कोई भी योद्धा जल्दी से जाने को तैयार नहीं था। सभी लोग पदक को करीब से देखना चाहते थे। जिस क्षण युवा नायक नीचे आया, दी क्वी और अन्य लोग उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए और उसकी छाती को गौर से देखने लगे। वांग टेंग अवाक रह गया।
उन्हें क्या हो गया है? क्या उन्हें मेरी तरफ नहीं देखना चाहिए? क्या मैं पदक से ज्यादा सुंदर नहीं हूँ? टस्क टस्क, तो ये राष्ट्रीय सैन्य पदक है। ये सोने जैसा चमकदार है। सुंदर है। मैं इसे छूना चाहता हूँ। कमीने, मेरी छाती छूने की हिम्मत किसने की? वांग टेंग गुस्से से बोला। के बाहर का बेड़ा उसके प्रक्षेप पथ के दोनों ओर पंक्तिबद्ध हो गया, मानो जहाज को रवाना कर रहा हो। जैसे जैसे अंतरिक्ष में आगे बढ़ता गया, जहाज छोटा होता गया और गायब होने से पहले धीरे धीरे एक बिंदु में बदलता गया। ग्रह पर बहुत से लोग जहाज के प्रस्थान पर नजर रख रहे थे। जनरल कैमरून और उनका समूह, और यहां तक कि वेबलिन, मोइरा, पैगी, हुओकिया और डीक्यू। समाचार सुनकर अनेक योद्धा उसे विदा होते देखने गए। इसका मुख्य कारण ये था कि उस जहाज पर सवार वह व्यक्ति था जिसने रक्षा ग्रह संख्या 29 पर अद्वितीय उपलब्धियां हासिल की थी। वह जो कुछ भी इस ग्रह पर छोड़कर जा रहा था, वह अंततः एक किंवदंती बन जाएगा। समय बीतने के साथ संभवतः उसके कारनामे भुला दिए जाएंगे, लेकिन यदि नायक आगे बढ़ा और उसने अपना नाम पूरे ब्रह्मांड में अंकित कर दिया, तो उसकी विरासत और अधिक रंगों से भर जाएगी और लंबे समय तक टिकेगी। बिल्कुल जनरल फू जिंगलान की तरह। वह शायद बाद वाले को भी पीछे छोड़ देगा। हालांकि भविष्य अज्ञात था, आगे का रास्ता अभी भी लंबा और परिवर्तनशील था। यान एक सुदूर ग्रहीय क्षेत्र में चला गया। लाल रंग के कवच में लिपटा एक व्यक्ति यान से बाहर निकला, जो फिर गायब हो गया, और उसकी जगह एक बड़े लाल रंग के अंतरिक्ष यान ने ले ली। दोनों बर्तनों के बीच का अंतर चींटी और हाथी की तुलना करने जैसा था। इसके बाद वह आकृति नए अंतरिक्ष यान में प्रवेश कर गई और आश्चर्यजनक गति से आगे बढ़ते हुए विशाल अंतरिक्ष में गायब हो गई। अल्पविराम। अंतरिक्ष यान के अंदर वांग टिंग मुख्य नियंत्रण कक्ष में बैठा था। उसका कवच गायब हो गया, जिससे उसका चेहरा दिखाई देने लगा। राउंड बॉल, लाइट वेलवेट प्लेनेट तक पहुंचने में हमें कितना समय लगेगा? उसने दूर की ओर देखते हुए शांति से पूछा। एट नोबलबन एट। राउंड बॉल उसके बगल में तैरती हुई आए और उसने हाथ बढ़ाया। फिर एक विशाल तारों वाला आकाश दिखाया गया, जिसमें अनगिनत तारे थे। आकाशगंगाएं आपस में जुड़ी हुई थी, जिससे पूरा दृश्य ब्रह्मांड की एक चमकदार तस्वीर में बदल गया। एक रास्ता खींचा गया, जो एक सुदूर आकाशगंगा में स्थित ग्रह तक जाता था। हमारी गति के आधार पर, बशर्ते कोई दुर्घटना न हो, हम 5 दिन में वहां पहुंच सकते हैं, छोटे बच्चे ने कहा। यह अपेक्षा से अधिक तेज होगा। वांग टेंग ने सिर हिलाया। यह सही है। अच्छी बात है कि हमने फ्लेमिंग नदी की मरम्मत पहले ही कर ली थी। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम इतनी तेजी से काम नहीं कर पाते। राउंड बॉल मुस्कुराया। वांग टेंग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, इस जहाज की मरम्मत में मुझे बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा। फ्लेमिंग रिवर को तब गंभीर क्षति हुई जब उसे सेलेन द यूनिवर्स स्टेज योद्धा द्वारा शिकार किया जा रहा था। राउंड बॉल ने भी आवश्यक मरम्मत करने की पूरी कोशिश की। और जब फ्लेमिंग नदी की मरम्मत हो गई, तो ओबेलिस्क स्केल ड्रैगन बीस्ट के साथ लड़ाई के दौरान डेविल स्लेयर क्षतिग्रस्त हो गया। अच्छी बात यह है कि इस बीच इसे बदला जा सकता है। डेविल स्लेयर की मरम्मत में बहुत पैसा खर्च होगा। राउंड बॉल का दिल दुख गया। क्या हमारे पास जल्द ही पैसे खत्म हो जाएंगे? वांग टेंग ने कड़वाहट से कहा। लगभग। हमने फ्लेमिंग रिवर की मरम्मत पर बहुत खर्च किया है। अगर हम अभी डेविल स्लेयर की मरम्मत करें तो हम सूख जाएंगे। राउंड बॉल को फिर एक बुरा विचार सूझा। हालांकि अगर आप बेदाग ऊर्जा पत्थरों को बेचते हैं तो आप निश्चित रूप से बहुत पैसा कमा सकते हैं। चलो, वे पत्थर अनमोल हैं। उन्हें अपने इस्तेमाल के लिए रखना बेहतर है। वांग टेंग ने अपनी आंखें घुमाई। सेना ने मुझे बहुत सारे पुरस्कार दिए हैं, मैं उनका इस्तेमाल चीजें खरीदने के लिए कर सकता हूं। इसके अलावा मेरे राष्ट्रीय सैन्य पदक से मुझे विशेष छूट और विशेषाधिकार मिल सकते हैं। यह इसे परखने का एक अच्छा समय होगा। आपको साम्राज्य के जरिए सब कुछ नहीं खरीदना चाहिए। दूसरों के लिए यह अनुमान लगाना आसान होगा कि आपके पास ब्रह्मांड स्तर का अंतरिक्ष यान है। राउंड बॉल ने भौहें सिकोड़ी। आखिरकार, हम जो चीजें खरीदेंगे वे उस स्तर के अंतरिक्ष यान की मरम्मत के लिए होंगी। ये स्पष्ट होगा। वांग टेंग ने सुझाव दिया, हमें अपनी जरूरत का कुछ हिस्सा ही खरीदना चाहिए, ताकि लोगों को संदेह न हो। पापीडा जे न्यूई 1 से ओमर, यही हमारा एकमात्र विकल्प है। राउंड बॉल ने आह भरी। पैसे के बिना जीवन कठिन है। ये सब एंटमैन क्वीन की वजह से है। अन्यथा डेविल स्लेयर भी इतना ही टूट जाता। वांग टेंग अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। चलो, जाकर देखते हैं। अगले ही क्षण वांग टेंग और राउंड बॉल के शरीर गायब हो गए और भक्षण स्थान में चले गए। ये निहिलिटी का स्थान नहीं था, बल्कि वांग टेंग का अपना स्थान था। विश्व भक्षक की प्राप्ति के बाद उनका भक्षक स्थान प्रकट हुआ। तभी उसे पता चला कि ये दोनों एक कॉम्बो पैकेज में आते हैं। क्या इसे आश्चर्य माना गया? लेकिन ये सब नहीं था।
असली आश्चर्य तो ये था, उसके और भक्षक शून्यता जानवर के स्थान जुड़े हुए थे। इससे निहिलिटी के साथ उनके लिंक के माध्यम से आदान प्रदान और स्थानांतरण की अनुमति मिल गई। ये जानने के बाद वांग टेंग ने कुछ प्रयोग किए। हालांकि तबादले संभव थे, लेकिन कई प्रतिबंध थे। पहला था उपभोग। स्थानों के आदान प्रदान के लिए अंतरिक्ष शक्ति की आवश्यकता होती थी, और वह और निहिलिटी जितने अधिक दूर होते थे, उतनी ही अधिक अंतरिक्ष शक्ति की खपत होती थी। ये टेलीपोर्टेशन के समान था। वांग टेंग और भक्षण करने वाला निहिलिटी जानवर दो मोबाइल स्पेस नोड्स की तरह थे। उनके कनेक्शन को देखते हुए उन्हें किसी भी समय स्विच किया जा सकता था, जो आश्चर्यजनक था। टेंग और निहिलिटी इस समय दो अलग अलग दुनिया में थे। पूर्व के लिए डाकलैंड तक पहुंचना असंभव होगा, भले ही वह अपनी सारी अंतरिक्ष शक्ति समाप्त कर दे। वे बहुत दूर थे, जिससे उनकी स्थानिक क्षमताएं अपर्याप्त हो गईं। बेशक, अगर उसके पास पर्याप्त स्पेस स्टोन हो तो वह ऐसा कर सकता है। दूसरा, उन्हें अपनी स्थिति बदलने की आवश्यकता होगी, जब तक कि वे पास पास न हो। विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह। एट नो विल बिन एट। वे मूल रूप से अंतरिक्ष नोड्स थे। अगर वांग टेंग डाकलैंड में टेलीपोर्ट हो जाता और निहिलिटी उस जगह पर नहीं जाती जहां वह था, तो उन्हें वहीं रहना पड़ता और वापस लौटने के लिए दूसरे रास्ते खोजने पड़ते। इसलिए जब वांग टेंग वहां गया तो निहिलिटी को वहां से जाना पड़ा। इन दो बिंदुओं के अतिरिक्त और भी प्रतिबंध थे। संक्षेप में कहें तो कनेक्शन एक अच्छी चीज थी, लेकिन वे इसका उपयोग अपनी इच्छानुसार नहीं कर सकते थे। चूंकि निहिलिटी वहां से जा चुकी थी, इसलिए वांग टेंग ने ओबेलिस्क स्केल ड्रैगन बीस्ट की लाश को अपने भक्षण स्थान में संग्रहित कर लिया। उस समय वांग टेंग की चेतना के अंदर दो अनोखे स्थान चुपचाप तैर रहे थे। उनमें से एक दूधिया सफेद था, जिससे हल्की चमक निकल रही थी। दूसरा बैंगनी काला था। यह धुंधला और गहरा था, जिससे हल्की चमक निकल रही थी। दूसरा अंधकार में स्थान था भक्षण स्थान। वांग टेंग ने उसमें प्रवेश किया। ये जगह निहिलिटी जितनी बड़ी नहीं थी, फिर भी यह ओबेलिस्क स्केल ड्रैगन बीस्ट को स्टोर करने के लिए पर्याप्त थी। भले ही ये थोड़ी तंग थी। ड्रैगन जानवर पूरी तरह से प्रकाश के कोकून में ढका हुआ था। बाद में उसमें एक मजबूत जीवन शक्ति झलक रही थी। एंटमैन रानी एक परिवर्तन से गुजर रही थी। ऐसा लगता है कि उसे और अधिक समय की आवश्यकता है, वांग टेंग ने अपनी वास्तविक आंख से प्रगति की जांच करने के बाद सोचा। चींटी पुरुष रानी शीत निद्रा में थी। वह उससे बात नहीं कर सकता था। वांग टेंग ने भक्षण अंतरिक्ष को छोड़ दिया और अपने अंतरिक्ष खंड में प्रवेश किया। लिटिल व्हाइट भी एक परिवर्तन से गुजर रहा था। आसमान में एक विशाल रक्त कोकून मंडरा रहा था। कैटाल्पा और अन्य पुष्प परियां नीचे आध्यात्मिक उद्यान में कड़ी मेहनत कर रही थीं। वे कभी कभी कोकून को उत्सुकता से देखने के लिए अपना सिर उठाती थीं। लिटिल व्हाइट का काम खत्म होने वाला है, राउंड बॉल ने आश्चर्य से कहा। हाँ, ये रक्त सार को अवशोषित करने का काम लगभग पूरा कर चुका है। वांग टेंग ने सिर हिलाया। उसे राहत महसूस हुई, क्योंकि छोटे बच्चे का परिवर्तन हो रहा था। वह वहां से नहीं गया। इसके बजाय उसने बगीचे का दौरा किया और परियों के काम का निरीक्षण किया। पुष्प परी जाति आध्यात्मिक पौधों और फूलों को संवारने तथा उनके प्रजनन में कुशल थी, तथा इस पहलू में अन्य जातियों से आगे थी। बुरा नहीं है, वांग टेंग ने प्रशंसा की। आध्यात्मिक वेनिला आपकी साधना के लिए उपयोगी है। हर कोई इसे ले सकता है। परियां बहुत खुश थीं। सच में? क्या तुम सच में हमें कुछ खाने दोगे? उस दिन फ्लावर एंजल ने चोटी बना रखी थी। जब वह खुशी से उछल रही थी तो उसकी चोटी उसके पीछे ऊपर नीचे उछल रही थी। वह एक प्यारी सी बच्ची की तरह थी। हाँ, वह सचमुच बहुत सुंदर लग रही थी। तुम्हें यह नहीं चाहिए? वांग टेंग मुस्कुराया। हाँ, हाँ, फ्लावर एंजल ने पूरे जोश से सिर हिलाया। जाओ, उन्हें उठाओ। अगर तुम कड़ी मेहनत करोगे तो मैं तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। वांग टेंग उसके बोलते ही गायब हो गया। छोटी परियां बहुत खुश थीं। हालांकि उन्होंने आध्यात्मिक वेनिला को तुरंत नहीं चुना, उन्होंने पहले कैटाल्पा को देखा। चूंकि उन्होंने अनुमति दे दी है, इसलिए आप उन्हें चुन सकते हैं। कैटाल्पा मुस्कुराई जब उसने उनकी निगाहें देखी। वाह, ये बहुत बढ़िया है। मैं लंबे समय से आध्यात्मिक वेनिला पर नजर रख रही थी। फूल एंजल खुशी से उछल पड़ी। फिर उसने एक छोटी कुदाल निकाली, नीचे झुकी और एक अच्छी तरह से उगा हुआ पौधा ढूंढने लगी। फिर उसने उसे खोदा। जल्द ही एक पूरा आध्यात्मिक वेनिला खोदा गया। जड़ें भी बरकरार थीं, जो दर्शाता है कि फूल एंजल के कौशल कितने पेशेवर थे। एक बार जब ये हो गया, तो परी ने इसे अपनी नाक के नीचे रखा और खुशी से इसे सूंघा। फिर उसने इसे अपने मुंह में ठूंस लिया। मम्मम, बहुत स्वादिष्ट, सुगंधित। खाते हुए उसने संतुष्टि से कहा।
कैटाल्पा, फ्लावर आइरिस और अन्य परियों ने भी ऐसा ही किया और खुशी खुशी अपने अपने आध्यात्मिक वैनिला को चबाने लगे, और वे इस बात से चकित थे कि वे कितने स्वादिष्ट थे। यदि वांग टेंग ये दृश्य देखने के लिए रुकते तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती। दुर्भाग्य से वह पहले ही अंतरिक्ष खंड से बाहर निकल चुका था और उसे चूक गया। वह अपने अंतरिक्ष यान में वापस आ गया और खुद को खेती के कमरे में बंद कर लिया। युद्ध के दौरान उन्होंने भारी लाभ अर्जित किया था। प्रथम, उसके सभी 5 मूल तत्व आकाशीय स्तर के 9वें स्तर तक पहुंच चुके थे, उनमें से कोई भी पीछे नहीं रहा। वांग तेंग को अपने शरीर में अपार शक्ति का एहसास हुआ तो वह मुस्कुराया। रक्षा ग्रह संख्या 29 पर रहते हुए उनकी क्षमता में जबरदस्त वृद्धि हुई। अभी भी आकाशीय स्तर पर, लेकिन अंतर बहुत बड़ा था। दुर्भाग्यवश 5 मूल तत्वों और उसकी अंधकार में शक्ति के अलावा शेष शक्तियां अभी तक उसी स्तर तक नहीं पहुंच पाई थीं। फिर भी वे उठ खड़े हुए। तारामंडल प्रकाश बल 5600 बटा 70,000 ग्रहीय चरण 7वां स्तर। नक्षत्र वायु बल 33,200 बटा 60,000 आकाशीय चरण 6ठा स्तर। तारामंडल बिजली बल 12,300 बटा 40,000 आकाशीय चरण 4था स्तर। तारामंडल बर्फ बल 13,500 बटा 90,000 ग्रहीय चरण 9वां स्तर। नक्षत्र विष बल 2,300 बटा 10,000 आकाशीय चरण प्रथम स्तर। प्रकाश बल और बर्फ बल आकाशीय स्तर से केवल 2 नीचे थे। वांग टेंग लाइट वेलवेट ग्रह की ओर बढ़ रहा था, जिसका मतलब था कि उसका प्रकाश गुण निश्चित रूप से आकाशीय स्तर तक पहुंच जाएगा। ये बस समय की बात थी। बर्फ बल ही एकमात्र चुनौती होगी जिसे पार करना होगा। उसे अभी तक इसे बढ़ाने का कोई तरीका नहीं मिला था, इसलिए वह केवल आभासी ब्रह्मांड में स्टार बीस्ट से ही बर्फ बल प्राप्त कर सकता था। प्रगति थोड़ी धीमी थी। दुर्भाग्य से बर्फ तत्व वाले तारा जानवर दुर्लभ थे। उन्हें खोजना परेशानी भरा था। वांग टेंग ने असहाय भाव से अपना सिर हिलाया, इसे एक बार में एक कदम से ही संभाला जा सकता था। उन्होंने अपने अन्य गुणों में आए बदलावों पर गौर किया। उनके 5 मूल तत्वों की चरम अवस्था पूर्ण हो चुकी थी। युवक ने अपनी अंतिम इच्छा को समझने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। उसे अपने दिल में कुछ महसूस हुआ। यह अनुभूति अजीब थी, मानो पांचों एक हो गए हों और उसके शरीर का एक हिस्सा बन गए हों। वह अपनी उंगलियों के इशारे से उन्हें अंजाम दे सकता था। उसके सभी कौशलों में अल्टीमा था, जिसका अर्थ है कि सबसे सरल युद्ध तकनीक भी बेहद शक्तिशाली होगी। एट नोबल एट। फिर उसने अपना हाथ ऊपर उठाया। 5 अलग अलग रंग की किरणें आपस में गुंथी हुई थीं, जिससे एक वलय बन गया था। पांचों चरमोत्कर्ष सहज हो गए और पूर्ण अवस्था में आसानी से संतुलन पा लिया। वांग टेंग ने अपनी आंखें खोली और अपनी आंखों में एक अजीब चमक के साथ 5 रंगों वाली अंगूठी को देखा। फिर उसने उन्हें फिर से बंद कर दिया और अल्टीमास को विलय करना शुरू कर दिया, जिससे उसकी 5 तत्व मुट्ठी का और विकास हुआ। एड्स बाय पब फ्यूचर। उन्होंने इस कौशल को बिल्कुल नए सिरे से बनाया, लेकिन यह पर्याप्त शक्तिशाली नहीं था, इसलिए उन्होंने इसे पीछे छोड़ दिया। फिर उन्हें अचानक प्रेरणा मिली जब उनके 5 अल्टीमा पूर्ण अवस्था में पहुंच गए। वह उछलकर खड़ा हो गया और साधना कक्ष में अभ्यास करने लगा। उसके पास मुट्ठी युद्ध की बहुत सी तकनीकें नहीं थी और उनमें से ज्यादातर निम्न स्तर की थी, इसलिए उसने उनका अभ्यास नहीं किया। हालांकि वे सभी कौशल उर्वरक में बदल गए, जिससे उसकी मुट्ठी कौशल के ज्ञान में सहायता मिली। इस तरह से उन्होंने 5 तत्वों वाली मुट्ठी बनाई, लेकिन उन्होंने शुरुआत में कम श्रेणी के कौशल का इस्तेमाल किया था। अब वह दिव्य अवस्था और उससे ऊपर की विभिन्न मुट्ठी चालों की अपनी समझ को विकसित कर रहे थे। ये भयावह था। एक सामान्य मार्शल योद्धा के लिए 1 या 2 दिव्य या उससे ऊपर की युद्ध तकनीकों का होना उल्लेखनीय था। और फिर भी वांग टेंग ने अनगिनत युद्ध तकनीकों को एक साथ मिला दिया था। कोई भी सामान्य व्यक्ति इस बारे में सोचने की हिम्मत नहीं करेगा। वांग टेंग ने अपनी 5 तत्व वाली मुट्ठी को फाड़ दिया और अन्य मुट्ठी युद्ध तकनीकों को मिलाकर फिर से शुरुआत की। यह नया कदम हाल ही में हासिल की गई सभी युद्ध तकनीकों के साथ उठाया जाएगा। 3 घंटे बाद वांग टेंग ने खुद को स्थिर किया और एक लंबी सांस छोड़ी। उसकी निगाहें तेज हो गईं। धमाका। एड्स बाय पब फ्यूचर। अगले ही पल उसने एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे अंतरिक्ष संकुचित हो गया और एक ध्वनि धमाका हुआ। हवा हिल गई। 5वें स्तर का ब्रह्मांड मंच योद्धा शायद इस तरह के हमले का सामना करने पर चिल्ला उठेगा। अगर मैं अपनी पूरी शक्ति लगा दूं, तो 9वें स्तर के ब्रह्मांड मंच के लड़ाके भी मर जाएंगे। वांग टेंग की आंखें चमक उठी। उसे खुद पर गर्व महसूस हुआ। वाकई, मैं एक प्रतिभा हूं। उनकी 5 बुनियादी शक्तियां 9वें स्तर पर थीं, जबकि उनकी 5 बुनियादी अल्टीमाएं पूर्ण अवस्था में थीं। उन्होंने जो नई 5 तत्व मुट्ठी बनाई थी, वह अप्रत्याशित रूप से शक्तिशाली थी। परिणाम से उन्हें बहुत खुशी हुई।
ध्यान रहे, ब्रह्मांड में कुछ सामान्य युद्ध तकनीकों में ऐसी शक्ति नहीं थी। यह आश्चर्यजनक बात थी कि एक दिव्य योद्धा द्वारा बनाई गई युद्ध तकनीक उस स्तर तक पहुंच सकती थी। वांग टेंग शांत हो गया और जमीन पर पैर मोड़कर बैठ गया। उसने अपने गुण बोर्ड को देखा। 5 बुनियादी चरम सीमाओं के अलावा अन्य चरम सीमाएं भी उभरी। लाइटनिंग अल्टिमा 2600 बटा 6000 छठा स्तर। पवन अल्टिमा 1300 सातवां स्तर। आइस अल्टिमा 800 बटा 6000 छठा स्तर। ब्लड अल्टिमा 10,000 बटा 10,000 10वां स्तर। डार्क अल्टिमा 10,000 बटा 10,000 10वां स्तर। एड्स बाय पब फ्यूचर। बोन अल्टिमा 3650 बटा 8000 8वां स्तर। जहर अल्टिमा 1680 7000 7वां स्तर। पहले 3 असामान्य थे, विशेष रूप से लाइटनिंग और आइस अल्टीमा, क्योंकि उन्हें विंड अल्टीमा की तुलना में ढूंढना और भी कठिन था। लाइटनिंग अल्टीमा एक अप्रत्याशित लाभ था जब उसने मिस्टिक हेवन लाइटनिंग स्वॉर्ड एरे बनाया। इस विशेषता का अधिक हिस्सा युद्ध के दौरान गिरा दिया गया था, इसलिए ये सीधे छठे स्तर पर पहुंच गया। पवन और बर्फ अल्टीमास क्रमशः 7वें और छठे स्तर पर थे, जो पहले की तुलना में काफी अधिक थे। अगले 4 अल्टीमा को डार्क अपैरिशन से इकट्ठा किया गया था। ब्लड और डार्क अल्टीमा दोनों ही 10वें स्तर पर पहुंच गए थे। यह एक अप्रत्याशित फसल थी। अंतिम चालों की यह जोड़ी उसे अंधेरे क्षेत्रों, विशेष रूप से रक्त सागर क्षेत्र को समझने में बहुत मदद करेगी। इसे सीखने के लिए रक्त अल्टिमा का होना एक पूर्व शर्त थी। बोन अल्टिमा तीसरे से 8वें स्तर पर पहुंच गई थी। ऐसा लग रहा था कि आध्यात्मिक बोन रेस के कई सदस्य मारे गए थे। छींटे। वांग टेंग ने अपनी हथेली खोली। अंदर से एक हड्डी बाहर निकली, जो उसकी त्वचा को भेदती हुई बाहर आ गई। हालांकि न तो उसका मांस और न ही त्वचा क्षतिग्रस्त हुई थी, ऐसा लग रहा था कि हड्डी के निकलने के लिए जगह खुल गई थी। यह दिलचस्प था। क्या ये ऑस्टियोप्रोलिफरेशन है? वांग टेंग के चेहरे पर अजीब भाव था। उसने हड्डी पर थपकी दी, जिससे एक धातु का छल्ला निकला। हड्डी काफी सख्त थी। यदि नजदीकी मुकाबले के दौरान ये सामने आ जाए तो वह आसानी से विरोधियों को घायल कर सकेगा। अंत में, परिवार में पॉइजन अल्टिमा नामक एक नया सदस्य शामिल हुआ। उसके बारे में जानकारी उसके दिमाग में कौंधी और उसकी हथेली के ऊपर एक भूतिया हरा रंग तैर गया। ये चमक लगातार आकार बदलती रहती थी, कभी सुइयों जैसी दिखती थी तो कभी धूल जैसी। सामान्य मार्शल योद्धाओं को संक्रमण होने पर जहर दिया जाएगा। वह अल्टिमा संभवतः डेविल मॉथ रेस से थी, जो मध्यम श्रेणी का शैतान सम्राट था जो एक महिला मानव की तरह दिखता था। वांग टेंग ने उसे शुरू से ही पहचान लिया था। उस काले प्रेत ने उसे खतरनाक एहसास कराया, जो अब तक मिले सभी मध्यम श्रेणी के शैतान सम्राटों से कहीं अधिक खतरनाक था। हालांकि वह भागने में सफल रही, लेकिन मनुष्य उसे पकड़ नहीं सके। बस इसी से वह बता सकता था कि शैतान पतंगे की प्रजाति बहुत शक्तिशाली है। अगर वे बड़े हो जाएं, तो उनसे निपटना दूसरे जीवों से ज्यादा मुश्किल होगा। आखिरकार, विष बल परेशानी भरा था। वांग टेंग ने अपने क्षेत्र की ओर देखा। वह बहुत खुश था। उसके सभी डोमेन में प्रगति हुई थी। उसे एक नया वुड डोमेन भी मिला था। अब उसके पास सभी 5 बुनियादी डोमेन थे। लकड़ी डोमेन 14,300 तीसरा रैंक। एड्स बाय पब फ्यूचर। 2 और डोमेन अधिग्रहित कर लिए गए थे, जहर डोमेन और अस्थि डोमेन। जहर क्षेत्र 14,300 तीसरा रैंक। बोन डोमेन 600 बटा 3000 तीसरा रैंक। एट नोवल बनैट। दोनों ही खास थे। वे ही शैतान कीट और आध्यात्मिक अस्थि जातियों द्वारा पकड़े गए थे। बाकी किसी के पास वे नहीं थे। और फिर भी वांग टेंग के पास वे थे। उनके संग्रह में 2 और अजीब डोमेन जुड़ गए। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया। किसी भी मामले में वे अधिक ट्रम्प कार्ड का प्रतिनिधित्व करते थे। उसने अपने दूसरे डोमेन पर नजर डाली और मुस्कुराया। वे सभी लीग ऑफ टैलेंट्स के लिए उसके छिपे हुए इक्के का प्रतिनिधित्व करते थे। आइए देखें कि मुझसे अधिक डोमेन किसके पास है। वह अपने मूल की ओर देखने के लिए मुड़ा, तभी अचानक बाय शानहो की अद्भुत तलवार की मार उसके मन में प्रकट हुई। एक तलवार जिसने लोगों में भय पैदा कर दिया। इसने अंतरिक्ष को चीरकर एक शैतान टाइटन को घायल कर दिया था। एड्स बाय पब फ्यूचर। कितना भयानक तलवार का हमला। वांग टेंग को पता था कि इस हमले में कुछ भी काल्पनिक नहीं था, न ही इसमें किसी युद्ध तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। यह सिर्फ एक साधारण तलवार से किया गया हमला था। फिर भी इस कदम में निहित मूल शक्ति बहुत बड़ी थी। जल उत्पत्ति। यह हमारे नायक के शस्त्रागार में नवीनतम उत्पत्ति थी। जल उत्पत्ति 5600 बटा 10,000 प्रथम श्रेणी। 5600 अंकों ने इसे तुरंत दूसरा सबसे शक्तिशाली मूल बना दिया। वांग टेंग को इस विशेषता को अंगूठा दिखाने की इच्छा हुई।
बाय शानहो अद्भुत था, कोई भी उस तलवार के हमले की नकल नहीं कर सकता था। युवक ने नीचे स्क्रॉल करना जारी रखा और ये देखकर आश्चर्यचकित हुआ कि उसका अंतरिक्ष शारीरिक स्तर बढ़ गया था तथा वह तीसरे से चौथे स्थान पर पहुंच गया था। अंतरिक्ष शारीरिक बनावट 3500/4 लाख, चौथा रैंक। एड्स बाय पब फ्यूचर। इसने एक रैंक की छलांग लगाई। ये ध्यान देने योग्य बात थी कि उस छलांग के लिए 3 लाख अंकों की आवश्यकता थी। उसके पास कुछ अंक बचे थे, लेकिन उसे अभी भी उन्नति सीमा तक पहुंचने के लिए 1 लाख से अधिक अंकों की आवश्यकता थी। वह कैसे सफल हुआ? वांग टेंग को यह देखकर आश्चर्य हुआ। उसे नहीं पता था कि उसने इतनी सारी अंतरिक्ष विशेषताएं एकत्रित कर ली हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसका अंतरिक्ष बवंडर एक ब्रह्मांड मंच योद्धा को घायल करने में सक्षम था। कितना भयानक! शेष अधिकांश विशेषताएं उल्लेख के योग्य नहीं थी। अरे रुको, एक और था जो बहुत बढ़ गया। प्रबोधन। वांग टेंग को एहसास हुआ कि यह प्रतिमा स्वर्ग लोक में पहुंच गई है। आत्मज्ञान 15,500/2 लाख। स्वर्गीय क्षेत्र स्तर में वृद्धि का तात्पर्य गुणवत्ता में परिवर्तन से है। अब स्वर्ग लोक में वांग टेंग की आत्मज्ञान प्राप्ति सर्वोच्च स्तर की थी। अधिकांश स्वर्ग मंच विशेषज्ञों के पास ऐसी उपलब्धि नहीं थी। वांग टेंग ने एट्रीब्यूट्स बोर्ड को अकेला छोड़ते हुए आह भरी। फिर उन्होंने डोमेन मर्जर के साथ काम करना शुरू कर दिया। इस समय उनके पास कई डोमेन थे। उन्हें एक करने से उन्हें अधिक शक्ति और बदलाव मिल सकते थे। सफल होने पर उसके पास एक शक्तिशाली क्षेत्र होगा जिसे वह अपना कह सकेगा। एक बार ऐसा होने पर ब्रह्मांड की कोई भी प्रतिभा उसकी बराबरी नहीं कर पाएगी। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। उसके मन में कई विचार इधर उधर उड़ रहे थे, जैसे टूटते हुए तारे। वे क्षेत्र संबंधी ज्ञानोदय थे। फ्लेमिंग रिवर अंतरिक्ष यान एकाकी और ठंडे ब्रह्मांड से एक डायफ्टर की तरह यात्रा कर रहा था और एक अजीब ग्रह की ओर बढ़ रहा था जिसे साम्राज्य द्वारा कभी पंजीकृत नहीं किया गया था। दिन में खुला, रात में बंद। एक विशाल ब्रह्मांड में हमेशा से ही विशेष प्राणी रहे हैं, जहां लाखों तारे हैं। वे उन तारों पर पलते बढ़ते रहे हैं। असंख्य जीवित प्राणियों ने मिलकर ब्रह्मांड में असंख्य प्रजातियां बनाई हैं। लाइट वेलवेट प्लेनेट विशेष तारों में से एक था। यह 8.6 अरब वर्षों से अस्तित्व में था, जो विशाल ब्रह्मांड के दायरे में कुछ भी नहीं था। फिर भी पृथ्वी की तुलना में यह अपने पूर्वज का पूर्वज था। यह ग्रह एक सुदूर क्षेत्र में स्थित था। यह एक शांतिपूर्ण स्थान था, जहां कोई भी इसे परेशान करने की कोशिश नहीं कर रहा था। यदि बाहरी लोग उस ग्रह पर उतर भी जाएं, तो वे कई कारणों से उसके विकास में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यह एक आशीर्वाद था। अल्पविराम। एक अंतरिक्ष यान विशाल विस्तार में चुपचाप यात्रा कर रहा था। गति, इंजन की ध्वनि और पतवार की सामग्री के आधार पर यह कहा जा सकता था कि यह ब्रह्मांड स्तर का जहाज था। यह देखने में खुरदुरा और मजबूत था, मानो कोई विशालकाय धातु का जानवर अंतरिक्ष में घूम रहा हो। यान के दोनों ओर ढालें थीं, जिन पर प्रतीक के रूप में तलवार और ब्लेड का क्रॉस बना हुआ था। यदि कोई इसे देख ले तो वह यूनिवर्स मर्केनरीज एलायंस के अद्वितीय प्रतीक को पहचान लेगा। प्रतीक के नीचे एक बड़ा और भयानक काला सांप था। बाद वाले का सिर त्रिकोणीय था। इसके शल्क पेड़ के पत्तों जैसे थे, जबकि पुतलियां रक्त लाल थीं। इसके सिर पर एक हरा मुकुट था, जो मुर्गों की कनगी जैसा कुछ था, और इसके नुकीले दांत दिखाई दे रहे थे। इस प्राणी का आभामंडल क्रूर और भयानक था। काले पत्ते वाला हरा मुकुटधारी सांप। यह एक दुष्ट और जहरीला सरीसृप था। यह बहुत शक्तिशाली था। एक साधारण दिव्य योद्धा इसके जहर के संपर्क में आकर मर सकता था। गठबंधन के सभी भाड़े के समूहों में से केवल एक ने उस सांप को अपने प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया। यह शक्तिशाली ब्लैक लीफ स्नैक टीम थी। यह एक भाड़े का बल था जो गठबंधन के शीर्ष 3 में से एक था। टीम में 5 स्वर्ग मंच के मार्शल योद्धा थे और उनका नेता एक प्रसिद्ध चरित्र था। स्वर्ग मंच के योद्धाओं के बीच भी उनकी क्षमता शीर्ष स्तर की थी। ठीक तभी जहाज के नियंत्रण स्टेशन के ठीक बगल में मार्शल योद्धाओं का एक समूह खड़ा था, जो अपने सामने प्रदर्शित नक्शे को ध्यान से देख रहा था। वे थोड़े उत्साहित लग रहे थे। एक अधेड़ उम्र का दाढ़ी वाला आदमी खुद को कोसने से नहीं रोक सका। अरे यार, हम आखिरकार वहां पहुंच ही गए। ईमानदारी से कहूं तो यह वाकई एक बहुत ही अलग ग्रह है। हमें सोआरिंग क्लाउड ग्रह से यहां आने में 3 महीने लगे, एक सुंदर भूरे बालों वाले योद्धा ने कहा। काली युद्ध वर्दी में एक सुंदर ठंडी दिखने वाली महिला ने उदासीनता से कहा, मुझे उम्मीद है कि नक्शा सही है। अगर नहीं, तो 3 महीने बर्बाद हो जाएंगे। वह 20 साल या उसके आसपास की उम्र की थी। उसके होंठ पतले थे, जबकि उसकी आंखें थोड़ी संकरी और लंबी थीं। वह थोड़ी भयावह थी, और उसकी उदासीन अभिव्यक्ति उससे और भी अधिक दूर की लगती थी। नेताजी, मैंने नक्शे का अध्ययन किया है और यह असली है। ये कुछ 100 सालों से मौजूद है।
यह नकली नहीं हो सकता, एक युवा व्यक्ति ने कहा जिसने तकनीक प्रेमी दिखने वाला चश्मा पहना हुआ था। मुझे आशा है कि ऐसा होगा। यदि नहीं, तो मैं तुम्हारी जिंदा खाल खींच लूंगी, उग्र और सुंदर महिला ने उत्तर दिया। युवक को आत्मविश्वास तो हुआ, लेकिन जब उसने जो कहा उसे सुनकर उसने गर्दन सिकोड़ ली। बाकी लोग भयभीत होकर उस महिला की ओर देखने लगे। उग्र महिला ने युवक के कंधे पर थपथपाया और शांत स्वर में कहा, मेरे भाई का जन्मदिन आ रहा है। मैं आपकी सलाह मानकर यहाँ आई हूँ। आप जानते हैं कि अगर मैं उसके लिए पर्याप्त उपहार नहीं लाऊंगी तो इसके परिणाम भुगतने होंगे। हाँ, यह कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। युवक की पीठ पर ठंडा पसीना बहने लगा। उसे लगा कि कोई जहरीला सांप उसे निशाना बना रहा है। बाकी लोग भी डर गए। वह उनके नेता की छोटी बहन थी, उनका दुष्ट और निर्दयी स्वभाव बिल्कुल वैसा ही था। एट नोबल बन एट। इसमें कोई संदेह नहीं कि अगर वे खाली हाथ लौटते तो युवक को कष्ट उठाना पड़ता। इसके अलावा उसके साथ साथ अन्य लोगों को भी कष्ट उठाना पड़ता। अंतरिक्ष यान शांत हो गया। सभी लोग चुपचाप नक्शे को देखते रहे और समय बीतता गया। नेता, हम यहाँ हैं। युवक की आंखें चमक उठी। वह उत्साह में चिल्लाया, हमने जीवन के संकेतों वाले एक ग्रह का पता लगाया है। हम सही कह रहे हैं, इसमें सघन प्रकाश बल है। ये बहुत बढ़िया है। बाकी लोग खुश और राहत महसूस कर रहे थे। प्रकाश बल से भरा एक ग्रह। हम अमीर हैं। दाढ़ी वाला आदमी खुश था। बेशक, अगर यह ग्रह मेरे लिए खास ना होता तो मैं आपको ये ग्रह देने की हिम्मत नहीं करता, चश्मा पहने उस युवा ने अपने नेता की चापलूसी करने के लिए कहा। हालांकि सुंदर महिला भाव शून्य बनी रही। उसकी नजरें तेज हो गईं और उसने आदेश दिया, पूरी गति से आगे बढ़ो। हाँ, युवक ने तुरंत जवाब दिया। जहाज पर सवार लोगों में जोश भर गया। युवक के आदेश का पालन करते हुए जहाज ने गति बढ़ा दी और एक निश्चित दिशा में पहुंचने के लिए दौड़ पड़ा। जल्द ही सफेद चमक से ढका एक ग्रह उनकी दृष्टि में आया। सबकी आंखें चमक उठी, मानो कोई खजाना देख लिया हो। उनके चेहरों पर लालच साफ झलक रहा था। वह एक अनदेखा ग्रह था, एक मेमना जो वध किए जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। नेताजी, क्या हम ग्रह पर उतरेंगे? चश्मा पहने व्यक्ति ने अधीरता से पूछा।